हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बात करने वाले हैं 68वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम 2022। दोस्तों, यदि आप भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आज से ही आप भी इसकी तैयारी में लग जाइए और जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसे एक बार सॉल्व करिए, याद करिए और उसी के ही अनुसार आप इसकी तैयारी करिए। तो चलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया? तो ध्यान रखिएगा, किसके समय आया था? तो जहांगीर के समय आया था। कब आए थे? तो 1615 ईस्वी में। ठीक है, कब आए थे? 1615 ईस्वी में। इसके बाद है कि आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अबुल फजल किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के ही दरबार के कवि थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ध्यान रखिएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी मद्रास में। ठीक है, कब लागू की गई थी? तो 1820 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा? तो थॉमस मुनरो के द्वारा। थॉमस मुनरो। ठीक है, थॉमस मुनरो के द्वारा। और दूसरी बार कहाँ लागू की गई थी? दूसरी बार लागू की थी मुंबई में और कुछ असम के क्षेत्रों में भी लागू किया गया था। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो मद्रास में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा कहा गया था? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? एनी बिसेंट थी। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में इन्होंने अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, कब? तो 1917 में। और ये कौन से क्रम के था? तो 33वें क्रम का था। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह है सरोजिनी नायडू। ठीक है, कौन है? तो सरोजिनी नायडू। कब? तो 1925 कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा किया गया था? तो बाबा अम्बेडकर साहब के द्वारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1 मई 1939 ईस्वी को। ठीक है, 1 मई 1939 ईस्वी को। इसके बाद है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो ध्यान रखिएगा कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? वो थे लियाकत अली खान। ठीक है, कौन थे? लियाकत अली खान। और अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो 2 सितंबर 1946। ठीक है, 1946 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कि ईस्वी 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा कि ये जो देख रहे हैं संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सिंधु और कान्हू के द्वारा किया गया था। ये दोनों भाई थे। इसके बाद है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा कि गांधी जी को किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। ठीक है, ये राजकुमार शुक्ल कहाँ के थे? नेता। ये बिहार के किसान नेता थे। ठीक है, इसके बाद है कि बोधगया में किससे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो किससे प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोधगया में। ठीक है, किस नदी पर हुआ था? तो निरंजना नदी पर। ठीक है, इसके बाद है कि ईस्वी 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा किया गया था? तो सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। कब किया गया था पटना में स्थापना? तो 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा खोली गई थी। किसके द्वारा? तो सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। कहाँ पे? तो पटना में। कब? तो 1913 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि बिहार समाजवादी पार्टी। ध्यान रखिएगा कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ध्यान रखिएगा कि फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1921 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? तो 1921 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम में है। ध्यान रखिएगा
सूर्यवंश से ये संबंधित है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। तो ध्यान रखिएगा कि गुजरात में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है। ये है लोथल, ठीक है, लोथल। और ये कहाँ पे है, तो लोथल गुजरात में है। और किस नदी पे है, तो भोगवा नदी पे है, ठीक है, भोगवा नदी पे है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रंगनाथ राव के द्वारा, ठीक है, रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। इसके बाद है कि चोल वंश के संस्थापक कौन था, तो विजयालय थे। कौन थे, चोल वंश के संस्थापक विजयालय, ठीक है। इसके बाद है कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखिएगा कि प्रथम जो बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वो कौन थे, महाकश्यप थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि बौद्ध संगीति कितनी कराई गई थी, 4 कराई गई थी। पहली कहाँ कराई गई थी, तो पहली कराई गई थी राजगीर में, ठीक है, दूसरी वैशाली में, और तीसरी पाटलिपुत्रा में, ठीक है, और चौथी कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी थी। ये किसका पुस्तक है, तो ये भरावी का पुस्तक है। ध्यान रखिएगा। और शूद्रक द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, मृच्छकटिकम, ठीक है, कटिकम पुस्तक किसकी है, तो ये है शूद्रक की है। और कालिदास के कौन सा पुस्तक है, द कुमार संभव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। ध्यान रखिएगा कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था, ये किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कुतुब मीनार की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ध्यान रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे हरिहर और बुक्का, दोनों भाई थे। कब किए थे, तो 1336 ईस्वी में किए थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। ध्यान रखिएगा गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है, तो जियोसिनक्लाइन, किस रूप में, जियोसिनक्लाइन के रूप में। इसके बाद है कि कौन सी एक मीठी पानी की झील है। तो ध्यान रखिएगा कि मीठी पानी की झील जो है, इसमें से देख रहे हैं बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है, और लोकटक झील ये जो है मणिपुर में है। ये दोनों जो झील दिख रहे हैं ये क्या है, तो मीठी पानी की झील है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई होगा। और ध्यान रखिएगा चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और सांभर झील ये राजस्थान में है। ये दोनों कैसी झील है, इसकी प्रकृति कैसी है, तो ये खारे पानी की झील है। लेकिन बुलर और लोकटक झील ये मीठी पानी की झील है। इसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम घनत्व किसका होता है, वो होता है शनि ग्रह का, ठीक है, शनि ग्रह का। इसके बाद है कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया। ध्यान रखिएगा कि चिड़िया जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये है लौह अयस्क के लिए, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है, चिड़िया जो है कहाँ पे है, झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है। तो चिड़िया किसके लिए प्रसिद्ध है, ये है लौह अयस्क खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 25 कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ा है। तो पट्टी सीमा जो परियोजना है किन दो नदियों के बीच है, तो ये कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच है। ध्यान रखिएगा कि पट्टी सीमा परियोजना किस दो नदियों के बीच है, तो कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है। ध्यान रखिएगा कि एस्कर क्रूड ब्रेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी सही है। इसके बाद है कि अंडे की टुकड़ी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, ये गलत है। और जो देख रहे हैं जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया में उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 4। इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा झारखंड, ठीक। कौन सा होगा राज्य, झारखंड। इसके बाद है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है। तो बिहार के किस जिले में है, वो है गया में, ठीक है, गया मुंगेर, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि गया और मुंगेर में क्या है, अभ्रक का भंडार है। इसके बाद है
कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? ध्यान रखिएगा कि सोन और गंगा नदी का जो संगम होता है बिहार में, वो कहाँ पर होता है? पटना में होता है। कहाँ पे? पटना में। ठीक है, इसके बाद है 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? ये कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और ध्यान रखिएगा कि छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ, पारसनाथ की चोटी। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी कि छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा कि बिहार का जो पहला रामसर स्थल है वो कौन सा है? कंवर झील है। ध्यान रखिएगा कि रामसर यानी वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी। और रामसर की स्थापना कब की थी? तो 1971। कहाँ पे है? तो ईरान में। ठीक है, पहला सम्मेलन कराया गया था। इसके बाद है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मयोनी जो हिल है वो बिहार के किस जिले में स्थित है? ये गया जिला में स्थित है। ठीक है, इसके बाद है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्रों में सबसे अधिक जिले हैं? तो बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पूर्व कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। ठीक है, इसके बाद है कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, ध्यान रखिएगा, कि पृथ्वी की बीमा से। ठीक है, पृथ्वी के आयाम की माप से है। पूछा जाए कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है किससे? तो पृथ्वी के आयाम की माप से है। ठीक है, इसके बाद है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो वेगनर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? ये वेगनर के द्वारा किया गया था। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिए थे वेगनर। ठीक है, इसके बाद है जो देख रहे हैं सुंडा ट्रेच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो किसके हैं? तो वो सुमात्रा द्वीप के समानांतर है, ध्यान रखिएगा। और सुंडा ट्रेच कहाँ पे है? तो हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में। इसके बाद है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? ध्यान रखिएगा कि कोरियोलिस बल जो उत्पन्न होता है किसके कारण होता है? ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो कोरियोलिस बल। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। ध्यान रखिएगा कि जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन इसके साथ जुड़ा हुआ है लेकिन लेबनान के साथ नहीं जुड़ा है। ठीक है, जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन के साथ सीमा बनता है लेकिन इसके साथ लेबनान के साथ नहीं बनता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं जो देख रहे हैं इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, ये किसका खनिज है? तो इल्मेनाइट जो है किसका खनिज है? ये है टाइटेनियम का। किसका है? टाइटेनियम का खनिज कौन सा है? ये है इल्मेनाइट। इसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी होती हैं, बिल्कुल सही है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीप नदियाँ मौसमी ही होती हैं यानी वर्षा पर निर्भर करती है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, बिल्कुल सही है, यानी 1 और 2। ठीक है, और ये देख रहे हैं प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षण का कारण बनती है, ये गलत है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन नहीं 1 और 2। इसके बाद है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो किससे नहीं चुने जाते हैं? इससे चुने जाते हैं शिक्षक से, स्नातक से, लेकिन उद्योगपति से नहीं चुने जाते। ठीक है, इसके बाद चलिए कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय प्रशासन में जो विभाजन प्रणाली है ये किससे संबंधित है? नीति कार्यान्वयन से। ठीक है, किससे है? नीति कार्यान्वयन से। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो कौन सी है? ये है अधीनस्थ विधान पर समिति। इसकी जो गठन किया गया था 1953 में किया गया था। ठीक है, तो पूछा जाए कौन सी है समिति? तो अधीनस्थ विधान पर समिति। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है?
ध्यान रखिए ये है वाद और कार्यवाही, ठीक है, मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है, ठीक है। तो पूछा जाए कौन सा आंसर होगा इसका, मुकदमे ए कार्यवाही 300 में कहा गया है। इसके बाद है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है, वो है संविधान, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई, ठीक है। इसके बाद है किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत बीबीआई क्वेश्चन ये, किस राज्य में पहली बार लोकायुक्त की स्थापना हुआ था, तो वो है महाराष्ट्र। कब हुआ था, तो 1971 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था, 1971 ईस्वी में लोकायुक्त की स्थापना कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र में। इसके बाद है कि A.S. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे, तो किस पे थे, वो थे भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश पर कौन थे कार्यरत 1910 में, तो A.S. आनंद। इसके बाद है निम्नलिखित में से क्या संविधान के 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो देखते हैं पहले पुस्तकालय शामिल है, इसके बाद है ईंधन और चारा ये भी शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण ये भी चालू है, लेकिन ये जो देख रहे हैं ग्रामीण खेल ये शामिल 11वीं अनुसूची में नहीं है। इसके बाद है कि संविधान की अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितने अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 96, 98। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई, ठीक है। इसके बाद है किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में 1953 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1953 ईस्वी में। इसके बाद है कि ईस्वी 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, कौन किए थे, आनंद मोहन बोस ने मिलकर की थी, ठीक है, बोस। पूछा जाए कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किसके द्वारा, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के दोनों के प्रयास से हुआ था। इसके बाद है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले समान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था। ध्यान रखिए कि जर्मनी के चांसलर कौन था, हिटलर थे, और उन्हीं के द्वारा ये संबोधित किया गया था किसको, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया था पहली बार, ठीक है। और ध्यान रखिए इसे देश नायक नाम से किसे जाना जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को। इसके बाद है कि चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है। ध्यान रखिएगा कि चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है, तो ये हैं सूर्यसेन। कब लुटे थे, तो 1930 ईस्वी में, ठीक है, जो बांग्लादेश में स्थित था। इसके बाद है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है, तो कौन सा है, तो सन्यासी विद्रोह। ध्यान रखिएगा कि आनंद मठ पुस्तक किसकी है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की, और इसी बुक में यानी इसी पुस्तक में क्या है कि सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। इसके बाद है क्वेश्चन कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई। चलिए देखते हैं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था ये 8 अगस्त 1942, ठीक है। इसके बाद है क्रिप्स मिशन ये कब आया था, तो 22 मार्च 1942, ठीक है, 1942। इसके बाद है जो देख रहे हैं गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बिवेल का ये आए थे 44, ये पहले 45-46, ठीक है, ये नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन सी तो होगा नहीं। इसके बाद है कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 1946, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रिप्स मिशन। कौन सा होगा, क्रिप्स मिशन। ये कब आया था, तो 22 मार्च 1942 को आया था। तो कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी, क्रिप्स मिशन। इसके बाद है कि ईस्वी 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये थे जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसके बाद है ईस्वी 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं किया। ध्यान रखिएगा कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि कौन कौन संबंधित थे, JB कृपलानी थे, राजकुमार शुक्ल थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया ये नहीं था। ध्यान रखिएगा एक इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि सप्त क्रांति शब्द किसने प्रयोग की थी दिए थी, तो ये राम मनोहर लोहिया ने ही दिया था, ठीक है। सप्त क्रांति शब्द किसने दिया था, तो राम मनोहर लोहिया ने द्वारा दी थी। इसके बाद है कि 1857 के विद्रोह की एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, ये थे जगदीशपुर से। कहाँ से,
और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 26 अप्रैल, ठीक है, 26 अप्रैल 1858 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? ध्यान रखिएगा, जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? वो हैं जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग से भाग गए थे कौन? जयप्रकाश नारायण। इसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ध्यान रखिएगा, गया अधिवेशन कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे, ठीक है। इसके बाद है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग दिया गया था? तो कौन सा दिया गया था? ये दिया था खाद्य एवं कृषि मंत्री। ध्यान रखिएगा, खाद्य एवं कृषि मंत्री दिया गया था किसको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब? तो अंतरिम सरकार में। इसके बाद है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ध्यान रखिएगा कि लाला हरदयाल, किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी, ठीक है। कब की थी? तो 1913 ईस्वी में। और कहाँ पे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, वहीं से। ध्यान रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, जो कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब? तो 1913 ईस्वी में। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। इसके बाद है कि ईस्वी 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये है गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। इसके बाद है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। ध्यान रखिएगा कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किसकी मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की ही हो गई थी। ध्यान रखें, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? ये है लाला लाजपत राय। इसके बाद है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर ने लिए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। पहला 1930 हुआ था, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा जो हुआ था 1932 में, ठीक है। इसके बाद है यदि एक रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों का होगा? एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, ठीक है। तीनों का होंगे एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती हैं तो यह सुंदर रंग दिखाती हैं, इसका घटना कारण है। ध्यान रखिए कि साबुन के जो बुलबुले हैं क्यों चमकते हैं? तो ये प्रकाश की बेहती कारण के ही चमकते हैं, ठीक है। इसके बाद है एक नाभिक के दरमियान संख्या होती है, तो द्रव्यमान संख्या किसको बोलते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं के योग का क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योग का क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य संगठक है? ध्यान रखिएगा, इसमें जो देख रहे हैं क्वेश्चन, चूना पत्थर, ठीक है, और जिप्सम, ये दोनों है, ठीक है। तो पूछा जाए कि सीमेंट का मुख्य घटक कौन कौन सा है? तो चूना पत्थर और जिप्सम। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, एक से अधिक होगा। इसके बाद है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो भिन्न भिन्न होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलग होते हैं, तो किसका अलग होते हैं? तो द्रव्यमान संख्या। ध्यान रखिएगा एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। इसके बाद है वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है क्या कहलाता है? ये कहलाता है त्रिक बिंदु, ठीक है। और पानी का त्रिक बिंदु कितना होते हैं? तो 273 1.5 होता है, ठीक है, केल्विन, ठीक है। इसके बाद है ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में रह सकता है? ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में रह सकता है। तो कौन? तो जल, यही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद है कि एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण ऐसा कौन सा है? तो वो है बॉक्साइट। पूछा जाए कि बॉक्साइट किसका है? ये है किसका? एल्यूमिनियम का। इसके बाद है कैलेमाइन जो है किसका है? जस्ता का है। इसके बाद है गलेना किसका है? तो सीसा का है, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? तो 7 से अधिक किसका होता है? तो वो होता है क्षारीय विलयन का। और 7 से कम किसका होता है? 7 से कम होता है 7 से कम होता है किसका? तो अम्लीय विलयन का। और उदासीन विलयन का मान कितना होता है? तो 7 के बराबर होता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है और पीएच मान किसने दिए थे? तो वो दिए थे SP सोरेनसन ने। कब दिए थे? तो 1909 ईस्वी में दिए थे, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 99 है कि विकल्प गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होते हैं।
ठीक है। नाभिक के अंदर, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का ध्यान रखिएगा। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये तो है गलत है। ठीक है। इसके बाद है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है और इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। इसके बाद है परमाणु संख्या एक तत्व की परमाणु पूर्णांक संख्या, बिल्कुल सही है ये तो। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं और इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, ये भी। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक होगा। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्रिलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है और लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, बाकी सभी क्या है, सही है। टेफ्लॉन के उपयोग नॉनस्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। कपास गर्मी में कपड़े के रूप के उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन गलत कौन सा, ये है। इसके बाद है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखिएगा, उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है, बिल्कुल गलत है। उनकी कठोरता समान है, ये भी गलत है। उनकी विद्युत चालकता समान है, ये भी गलत है। ठीक है, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरते हैं, तो बिल्कुल डी सही होगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। ध्यान रखिएगा, एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा है, तो वह है ब्यूटेन। ठीक है, कौन सा है, ब्यूटेन। इसमें जो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, लेकिन इसका मुख्य घटक कौन सा है, वो ब्यूटेन होता है। ठीक है। इसके बाद है कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिकी प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिकी प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहते हैं अवशोषण। क्या कहते हैं, अवशोषण। इसके बाद है कि बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोग पदार्थ में बदला जा सकता है वह है, किसकी मदद से, तो बैक्टीरिया की मदद से इसे बदला जा सकता है। ठीक है। इसके बाद है कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, तो दिन के समय क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और रात में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, रात में क्या करते हैं, ये CO2 को निष्कासित करते हैं और लेते किसको, ग्रहण कब करते हैं, तो दिन में O2 को करते हैं। ठीक है, इसलिए दिया जाता है सलाह ये। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। ध्यान रखिएगा, जो कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी के कारण ही उगते हैं। ठीक है। इसके बाद है कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। ध्यान रखिएगा, भोजन के भंडार में बिल्कुल सही है, प्रकाश संश्लेषण में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा। ठीक है। इसके बाद है आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। तो किस में होना चाहिए, RH कारक में भी होना चाहिए। ठीक है, RH फैक्टर। इसके बाद है कि पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, तो पीयूष ग्रंथि कह लीजिए या पिट्यूटरी ग्रंथि कह लीजिए, ये कहाँ स्थित होती है, तो मस्तिष्क में होती है और इसे ही छोटा ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है ना, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो पीयूष ग्रंथि। इसके बाद है क्वेश्चन में गर्भ में भ्रूण के विकास यानी एम्ब्राय को जानने के लिए निम्नलिखित में से किरणें तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो पराध्वनि तरंगों की। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत भी आई है कि भ्रूण को विकास जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन कि निमोनिया एक संक्रमण है, तो निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है मानव शरीर का, वो है फेफड़ा होता है। कौन सा, और ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके बाद है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। ध्यान रखिएगा कि जो अवतल दर्पण है ये छोटे वस्तु के प्रतिबिंब को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। तो बड़ा दिख रहा है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा क्या होगा, अवतल लेंस होगा, और छोटा कौन कर देगा, उत्तल। ठीक है। इसके बाद है एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि इसलिए होता है कि जो हमारा पसीना होता है वो क्या होता है,
तेज़ी से वाष्पित हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमें क्या देते हैं, तो गर्मी के मौसम में थोड़ा आराम मिलता है। इसके बाद है कि रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण रात में तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रोजन बम है ये है अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर। ध्यान रखिएगा, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर ये आधारित है। कौन सा, तो हाइड्रोजन बम, ठीक है। इसके बाद है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, ठीक है। उच्च दाब के कारण पानी के उच्च तापमान पर क्या होते हैं, उबलने लगते हैं, यानी बॉयलिंग होने लगते हैं। इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना क्या होता है, जल्दी से पक जाता है। इसके बाद है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमरा गर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कि बर्फ़ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब। तो ध्यान रखिएगा कि जल का स्तर नहीं बदलेगा, जितना रहे वो इतना ही रहेगा, ठीक है ना। कुछ भी दे तो ऐसा इसका जो आंसर होगा वो होगा कि कोई भी चेंजिंग नहीं, अपरिवर्तित है, ठीक है, जल का स्तर नहीं बदलेगा। इसके बाद है कि वोल्ट मीटर विभवान, देखिए इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा कि वोल्ट मीटर जो है ये विभवांतर को मापता है, बिल्कुल सही है। विद्युत धारा एमीटर बिल्कुल सही है, विद्युत धारा को कौन होता है, एमीटर। और ईएमएफ, ठीक है, विद्युत वाहक बल को क्यों मापता है, ये है पोटेंशियोमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये देख रहे हैं दोस्तों, ये जो देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर, ये विद्युत प्रतिरोध को, ये क्या है, गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। इसके बाद है, चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हम पढ़ के बताते हैं कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किस लिए दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था। ध्यान रखिएगा कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए ये दिया गया था। किसको दिया गया था, तो सीएम, बिहार के सीएम नीतीश को दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था, तो 30 दिसंबर दिया गया था, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 2010 में, ठीक है। कब हुआ था, 2010 में हुआ था। डिजिटल इंडिया अवार्ड ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद दिया जाता है, ठीक है। डिजिटल इंडिया अवार्ड की शुरुआत 2010 में कितने वर्ष के बाद दिया जाता है, तो 2 वर्ष के बाद। कब दिया गया था, 30 दिसंबर को। इसके बाद है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। ध्यान रखिएगा कि बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो 2006 में प्रदान किया गया। कब किया गया था, तो 2006 में। पहले कितना था, तो 33% था, और 33% बढ़ा के कितना कर दिया गया था, तो 50%। ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला ये बिहार भारत का पहला राज्य है। तो कितना है, तो 50% दिया है, कब, तो 2006 में। इसके बाद है कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। ध्यान रखिएगा कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था, तो 2000 ईस्वी में किया गया था। और ध्यान रखिएगा कि झारखंड राज्य का गठन कब किया था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो चलिए दोस्तों इसका एक सेकेंड यहाँ पे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा, और अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।